अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान यशफा कुरैशी। जी नाजरीन, आज की अहम तरीन खबरें हैं वो जानते हैं इमरान रियाज अब खान। जनाब एक चीज़ है जिसका मुझे बड़ा अफसोस है और ये बड़ा घटियापन है, बेशर्मी है और ये गैरत का फुकदान है। पीएमएलएन के कुछ अकाउंट्स और पीएमएलएन के कुछ लोग जो हैं वो मारिक बलोच के खिलाफ एक घटिया तरीन प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहे हैं। देखें, ये बात समझनी पड़ेगी कि जो अकाउंट्स ये कैंपेन चला रहे हैं उन तमाम अकाउंट्स को मरियम नवाज फॉलो करती हैं। ना सिर्फ मरियम नवाज फॉलो करती हैं बल्कि कुछ पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी और कुछ पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाली दीगर शख्सियात जो है सियासी, वो भी इन अकाउंट्स को फॉलो करती हैं। अब वो डायरेक्टली मारियम बलोच साहबा की किरदार कुशी कर रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं यहाँ आपके सामने बोल भी नहीं सकता हूँ। बड़ी मायूब और घटिया तरीन उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। अगर आप बलोचों को सीने से नहीं लगा सकते, उनके दुखों को नहीं समझ सकते, तो आप उनके जख्मों को तो ना कुरे दें। और याद रखिएगा, ये कितना गंद डाला जा रहा है ना, इसकी जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पे आएगी, क्योंकि इन लोगों को अपने घरों के अंदर बुलाकर मरियम नवाज और नवाज शरीफ एप्रिशिएट करते रहे हैं गंद फैलाने के मामले में। ये डेलिबरेटली गंद फैलाया जा रहा है। और मारियम बलोच साहबा कल तक इनके धर्मों में जाकर ये लोग सियासत करते थे, कल तक कहते थे बलूचिस्तान के अंदर जो लापता अफराद है उनके हवाले से हमारा ये मौक़िफ़ है। आज उन लोगों के खिलाफ हो गए हैं और खुद जो बात नहीं कर सकते वो अपने टाउट्स के जरिए से या अपने छोड़े हुए कारिंदों के जरिए से अब वो किरदार कुशी करवा रहे हैं मारियम बलोच साहिबा की, जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इस बात के ऊपर जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जो सोशल मीडिया के ऊपर आम सारिफीन है उन्होंने इसको आड़े हाथों लिया है और उन्हें बड़ी तकलीफ हुई है जो कुछ पीएमएलएन के सोशल मीडिया के अकाउंट्स मारियम बलोच साहिबा और बलोच खवातीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा में चला रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर यह है कि कौमी अवार्ड के साथ जो घिनौना मजाक किया गया है पाकिस्तान के अंदर, अब आइंदा के लिए होगा पता क्या, कि ये अवार्ड अपनी अहमियत खो जाएंगे। यानी अवार्ड मिलते थे अच्छे लोगों को, अवार्ड मिलते थे ऐसे लोगों को जिनकी वजह से अवार्ड मुतबर होता था। अब ऐसे हल्के लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं और ये मेडल जो है वो ऐसे हल्के लोगों को पहनाए गए हैं कि इनकी वजह से ये एजाज अब शर्मिंदगी बनना शुरू हो गया। यानी इसको लेकर लोग फख्र करते थे, लेकिन जिस तरह के लोगों को अब दिए गए हैं, ये इतने हल्के लोग हैं, इतने हल्के लोग हैं कि सोशल मीडिया के अंदर जो आवाम है वो एक एक का भांडा फोड़ रही है। अक्सर अवार्ड गलत लोगों को मिले हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड मिलने चाहिए थे। आवाम जिन लोगों को सजा देना चाहती है उन्हें तमगे पहनाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रजीम जो है ना, ये जानबूझकर आवाम में, खासतौर पर नौजवानों में मायूसी फैलाना चाहता है और खासतौर पर उस क्लास के अंदर मायूसी फैलाना चाहता है जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है। ये मायूसी फैलाना चाहते हैं ताकि वो सियासत से अपने आप को इररेलेवेंट कर लें। लेकिन खुदा की कसम, मैं पाकिस्तान बहुत फिरा हूं। मैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, हर जगह पे गया हूं और इसी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मैंने लोगों की आंखों में चमक देखी है, मैंने उनकी आंखों में उम्मीद देखी है। आप उल्टे भी लटक जाए ना, जो मर्जी कर देंगे, पाकिस्तानी मायूस नहीं होंगे। और उनके पास मायूस ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो उनका कैदी नंबर 804 है, जिससे उन्होंने उम्मीदें बांधी हुई हैं और उसका दिया हुआ शऊर है। देखिए, शऊर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शऊर के लिए इमरान खान को जरिया बनाया। पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कभी भी इतना कुछ नहीं जानते थे। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बारे में कभी इतना नहीं जानते थे, इतना तारीख के अंदर नहीं गए थे। फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान दो टुकड़े कैसे हुआ, पाकिस्तान के अंदर फौज ने सियासत पे कितनी मुदाखलत की, उनकी मुदाखलत का हमने कितना खुमियाजा भुगता। हर थोड़े अरसे के बाद जब एक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सियासी हलचल क्यों शुरू हो जाती है, मामला क्यों बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारे सवालों का जवाब जो है वो आज पाकिस्तानियों के पास मौजूद है, जो इससे पहले पाकिस्तानी नहीं जानते थे। तो अब क्योंकि पाकिस्तानियों को अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इररेलेवेंट होंगे। जैसे इमरान खान साहब को इररेलेवेंट करना अब तकरीबन नामुमकिन है, वैसे ही इमरान खान साहब का जो दिया हुआ शऊर या नजरिया है, उसके बाद उन लोगों को जिन्होंने सियासत को समझना शुरू किया, उसके ऊपर बात करना शुरू की, सोशल मीडिया को बतौर वेपन इस्तेमाल किया पाकिस्तान की मिडिल क्लास, उनको भी अब इररेलेवेंट करना जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप वज़ीर आला सिंध को ले लेना, ये खबर है मेरे पास, मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। देखिए ये कैसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं। सिंध के वज़ीर आला, ये जियो पे लगी हुई है, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि पंजाब जून 2024 से दरियाए सिंध में नहर बनाना चाहता है, हमने रोका हुआ है और किसी सूरत नहर निकालने की इजाजत नहीं देंगे। ये खबर आपने सुन ली, ये आपने पढ़ भी ली, मेरे साथ लगी भी हुई है। वो क्या कह रहे हैं, मुराद अली शाह कह रहे हैं कि पंजाब जून 2024, डेट आपने याद रखनी है, वो कह रहे हैं जून 2024 से पंजाब, जब पंजाब बोले तो पंजाब के लोग, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज या पंजाब की अशराफिया या पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट, इसी के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं ना बतौर सूबा कि वो 2024 से जनाब हमारा दरिया सिंध का पानी है उसके ऊपर नहर निकालना चाहता है, हमने रोका हुआ है और हम किसी सूरत ये नहर नहीं निकालने देंगे। अब इन्होंने कहा कि जून 2024, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ये आसिफ अली जरदारी साहब का, मैंने ये स्क्रीनशॉट पूरी वीडियो बनाई थी, ये देखें, ये आसिफ अली जरदारी साहब का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल। इसके ऊपर सदर पाकिस्तान हुक्म जारी कर रहे हैं कि 6 नहरें बनाई जाएं। अब ये 6 नहरें कौन सी हैं जिनके खिलाफ मुराद अली शाह बात कर रहे हैं? जरदारी साहब इसके ऊपर काम करने का हुक्म जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी काम किया जाए और इनके जो किनारे हैं, पुश्ते हैं, उनको कंक्रीट किया जाए, उनको भी मजबूत किया जाए। ये आसिफ अली जरदारी साहब को ब्रीफिंग दी गई थी, यहाँ पे फौजी हुकाम भी बैठे थे, यहाँ पे दीगर लोग भी बैठे थे। SIFC के तहत जो ज़राअत का शोबा है उसमें फौज की इन्वॉल्वमेंट हुई है और उसके बाद आर्मी चीफ ने भी इसके अंदर एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था मरियम नवाज के साथ। तो आसिफ अली जरदारी साहब इसका बाकायदा हुक्म जारी कर रहे हैं। मुराद अली शाह जो आसिफ अली जरदारी साहब के सिंध के वज़ीर आला हैं, वो ये कहते हैं कि पंजाब ये चाहता है कि दरियाए सिंध के ऊपर नहरें निकाली जाएं। अब जिन नहरों पे एतराज है वो नहरें जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद हुक्म जारी किया है 6 नहरों के हवाले से और उनके अंदर नहरों के नाम भी हैं, ये पढ़ सकते हैं।
तो नाज़रीन ये कैसे लोगों को बेवकूफ समझ सकते हैं? ये शऊर का जिन वापस बोतल में बंद नहीं होगा। सिंध का एक एक शहरी मेरी बात सुन ले कि आपका पानी अगर किसी ने बेचा है तो बंद कमरों के अंदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी ने ये फैसले किए हैं और बाकायदा इसके तहरीरी सबूत मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जो उनका अपना हैंडल है जिससे वो ऑफिशियल अप्रूवल के बाद ट्वीट्स करते हैं, उसके ऊपर ये हुक्मनामा जारी है। इसकी फुटेज जारी की गई है जो मैंने आपको दिखाई। इस फुटेज के अंदर सरकारी और बल्कि ये तमाम टेकर्स जो हैं वो सरकारी टीवी चैनल्स के ऊपर चले हैं, उसके ऊपर ये दावा मौजूद है कि सदर पाकिस्तान ने ये नहर निकालने की बात की। वो ये कह रहे हैं कि जून में पंजाब ये कोशिश शुरू करता है, जुलाई में जरदारी साहब इसका ऑर्डर दे देते हैं। अब ये इसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, जरा सोचें। जरदारी ये काम करवा रहा है तो मुराद अली शाह की क्या जरूरत है कि उसके खिलाफ बोले? मैं बताता हूं आपको। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी ये चोरी पकड़ ली। तहरीक इंसाफ के लोगों ने जब इसके ऊपर तहकीक की तो उन्हें पता चला कि जरखेज जमीनों पे पानी देने की बजाय ये रेगिस्तान के अंदर पानी लेकर जा रहे हैं कि वहां पे ज़राअत करनी है। रेगिस्तान में पानी भी 4 गुना से 6 गुना इस्तेमाल होगा और फसल भी कम होगी, जबकि जो जरखेज जमीन है वहां पे सोसाइटियां बन रही हैं और वो एक लामुतनाही सिलसिला जो है परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से या उससे पहले के दौर से अब तक चलता चला आ रहा है, उसको कोई रोकने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक एनओसी जारी कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये मामला उठाया और ये बताया सिंध के लोगों को आपके पानी के ऊपर डाका डल रहा है और जरदारी ने ये डाका डाला है, तो उसके बाद पहली मरतबा पीपल्स पार्टी को लगा कि लोगों को अब हम बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। तहरीक इंसाफ बीच में आ गई और वो सिंध के लोगों को हक़ाइक़ बता रही है। लिहाजा इन्होंने फौरन पैंतरा बदला कि हम तो नहीं कर रहे, ये तो कोई और कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि इनकी चोरी के सबूत मौजूद थे, इनके अपने स्टेटमेंट्स और ऑफिशियल अहकामात की सूरत में, जो हमने आपके सामने रख दिए। लिहाजा अब सिंध के लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप इसके विजुअल देख लें, आप ये चेक कर लें, ये जरदारी साहब का अपना हुक्म था। नाज़रीन एक खबर और है और ये गाजा से है। गजा के ऊपर इसराइल ने फिर अटैक किया हुआ है और अमेरिकन आशीर्वाद के साथ ही वो हमेशा ये अटैक करते हैं, अमेरिका उनको अलाउ करता है। गजा में बच्चों की शहादतें हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों आपको जमैमा का भी एक ट्वीट पढ़ के सुनाया था। तो शहादतों की जो कुल तादाद हो गई है जब से इसराइल ने हमला किया था 2023 से लेकर अब तक, तो जो कुल शहादतों की तादाद हो गई है वो 50,000 से तजावज़ कर दी है। इतना बड़ा कत्लेआम कभी यहाँ फ़लस्तीनियों का नहीं हुआ। अब इतने सारे इस्लामी ममालिक हैं, चारों तरफ यहाँ मौजूद हैं, अरब ममालिक भी हैं, पाकिस्तान भी एक बड़ा एटमी मुल्क भी है, मुसलमान मुल्क है, दबाव डाल सकते थे। तुर्की दबाव डाल सकता था, सऊदी अरब, यमन, इराक, ईरान, शाम, मिस्र, लीबिया, ज़्यादातर मुल्कों के अंदर तो अपनी जंग लगी हुई है। तो ईरान के अलावा किसी मुल्क ने इसके ऊपर मज़ामत नहीं की और कोई दबाव डालने में या रोकने में हम लोग को नाकाम रहे मुसलमान ममालिक। इवन यूरोपीय यूनियन भी नाकाम रहा, अक़वाम मुत्तहिदा भी नाकाम रहा और पाकिस्तान की भी इस मसले के ऊपर पॉलिसी जो है वो काफ़ी ढीली ढाली हो गई है। पहले इमरान खान साहब के दौर में बड़ी टाइट पॉलिसी थी। जनरल बाजवा इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते थे और जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में भी जब इसराइल के खिलाफ कोई एहतजाज करने के लिए निकला तो उनके खिलाफ बड़ा सख्त रद्दमल जाहिर किया गया पाकिस्तान के अंदर। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इसराइल को और फ़लस्तीन को लेकर के कुछ मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हुआ है, मौक़िफ़ शिफ्ट हुआ है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं उन विजुअल्स की बुनियाद पर कह रहा हूँ जो हमने माजी में कभी नहीं देखे। माजी में कोई भी एहतजाज करता था फ़लस्तीन के हक में या इसराइल के खिलाफ, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती थी, लेकिन इस मरतबा गवर्नमेंट ने लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर क्रैकडाउन किया है। तो पहले जैसा जोर भी इस हुकूमत ने नहीं लगाया, ये अनफॉर्चुनेट है और लगातार वहां पे शहादतें हो रही हैं जिनमें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान ने नाज़रीन तालिबान के साथ बातचीत शुरू की है और पाकिस्तान का नुमाइंदा जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। देखिए ये बातचीत क्यों शुरू की, जरा इसको समझें आप। जब अमेरिका ने बराह रास्त तालिबान हुकूमत के साथ बात की और अपना एक कैदी छुड़वा कर ले गए तो पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि अब पाकिस्तान की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती कि वो तालिबान के साथ एक और लड़ाई में अमेरिका को एंगेज कर ले या पाकिस्तान की दावत को कबूल करे लड़ाई के लिए कि हम अफगान तालिबान से लड़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को इस बात की समझ आ गई कि अमेरिका तो उनके साथ बातचीत कर रहा है और वो गुडविल जेस्चर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो हम तो इनकी लड़ाई करवाना चाहते थे जिसमें हमारा मफाद था। तो अब ये लड़ाई हो नहीं सकती। इन्होंने काफी ग्राउंड बनाया था लड़ाई का, लेकिन लड़ाई हो नहीं सकती। तो पाकिस्तान को फिर समझ आई कि हमें भी अब अफगानिस्तान के साथ जाकर बातचीत करनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, कुछ अपना प्रेशर रखें, कुछ उनके साथ बातचीत करें, कुछ उनके साथ मिलकर ऑपरेशंस करें, कुछ खुद ऑपरेशंस करें और जितने कबायली पट्टी है, चाहे वो अफगानिस्तान वाली साइड पे है, चाहे वो पाकिस्तान वाली साइड पे है, उसको दहशतगर्दी से पाक करके पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क बनाया जाए। लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, दोनों ममालिक को मिलकर करना चाहिए। दोनों को, यानी एक दूसरे की अगर हम बात नहीं सुनेंगे और एक दूसरे की टेरिटरीज में जाके अटैक करेंगे तो इससे हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन जब खराब होगी तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी खराब होंगे। और यही चीज अगर हम मिलजुल कर करेंगे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे और दहशतगर्दी को खत्म करने में मदद भी मिलेगी।